हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा बेटा, एक बारी ना जितना हो चुका उसे रिवाइज करते हैं और फिर कहानी को ना आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब रेडी होंगे, यस और नो? चलो देखते हैं आप सब कितने रेडी हैं। फिर बेटा हमने पेपर नंबर कौन सा स्टार्ट करा हुआ है? 5। अच्छा, अगर मैं पेपर नंबर 5 की बात करूं तो इसका नाम क्या है? सारे बच्चे बोलेंगे क्या नाम है? अच्छा, जो पास होना चाहता है ना बेटा, वो सब जयकारों में जरूर पार्टिसिपेट करें, है ना। बाकी देख लो बेटा जैसे आपको गलत लगे। चलो, पेपर नंबर 5, सब्जेक्ट का नाम ऑडिटिंग एंड एथिक्स। उसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा है जिसका नाम क्या है? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। एक बार फिर आने दो, क्या? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर बात करूं, मेन बात, किसी भी चीज को चेक करने को क्या कहते हैं? ऑडिट करना। किसी भी चीज को चेक करने को कहते हैं ऑडिट करना। एक बात। दूसरी बात, हमारे कोर्स में किस चीज को चेक करना सिखाया जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। आण दो बेटा, किसको? हमारे कोर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना सिखाया जाएगा। तो उसी के हिसाब से एक डेफिनेशन लिख कर दिया ICAI ने। क्या डेफिनेशन लिख कर दिया? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, और व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड प्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, किसी भी एग्जामिनेशन को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कब कह पाएंगे? जब ऑडिट करने वाला पर्सन कौन हो? इंडिपेंडेंट। जब ऑडिट करने वाला पर्सन कौन हो? तो उसके द्वारा करी जाने वाली एग्जामिनेशन भी क्या होगी? इंडिपेंडेंट। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, कब हम मानेंगे कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है? तभी तो उसके द्वारा करी जाने वाली एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंट होगी। कब हम मानेंगे कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है? जब उसके एक्शन और जजमेंट किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है, किसी की डायरेक्शन और विश के हिसाब से नहीं चलती, और वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, और उसका उस क्लाइंट में किसी भी तरह का इंटरेस्ट, तब हम कहेंगे कि वो यार एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, चेकिंग करने वाला पर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा है? तो जवाब आया जी हाँ, ऐसा लिखा है। कहाँ का? SA 200, द कंपनीज एक्ट 2013 एंड। समझ आ गया यहां तक का? फिर दूसरी बात, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता था? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता था बेटा, जो चीज पैसों की सूचना दे। इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिविजुअल आइटम ऑफ इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बट व्हेन सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पुट इनटू द स्ट्रक्चर इट बिकम्स। तो बात फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कर लो या बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कर लो, गल एक ही है। जब हम सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं तो वही तो क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एंटिटी बताओ, मैं आपसे पूछूंगा, कह रहे एंटिटी कोई भी हो, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, यानी इसके हिसाब से एनपीओ को भी ऑडिट करवाना है। एनपीओ को भी ऑडिट, किसी भी साइज की ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल साइज, मीडियम साइज या लार्ज साइज, सबको कराना है। कोई भी उसकी लीगल फॉर्म हो, लीगल फॉर्म्स का मतलब चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म है, चाहे वो कंपनी है, LLP है, HUF है या कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम कह रहे सभी को करवाना है ऑडिट। किस लिए? अच्छा, ऑडिट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या? टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पढ़ा था हमने, यस और नो? अच्छा, फिर इसके बाद क्या ऑडिट करवाने के कोई फायदे भी हैं क्या? आवाज में दम नहीं है। क्या ऑडिट कराने, बेटा देखो दो ऑप्शन है, या तो यही याद कर लो या घर जाके करो। करना तो है एग्जाम में लिखने के लिए, तो बेटर यही है, यही याद कर लो। तो आप सब बताना स्टार्ट करो। बेनिफिट स्टार्ट कर रहे हैं भाई, हम ऑडिट क्यों करवाएं? ताकि ये सब फायदे मिल पाए। पहला फायदा, कॉन्फिडेंस मिलता है, किसको? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। दूसरा, वो क्या फील करते हैं? सेफगार्ड। भैया हम डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं भी है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं भी है, फिर भी
हमें पता है हम क्या है, सेफ। अच्छा, इट एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन द, वेरी गुड, इट एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज। 3 बातें समझ आ गई। अच्छा, फोर्थ, गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर लेती है। फिफ्थ, बैंक भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके थ्रू हम पकड़ पाते हैं क्या, फ्रॉड और एरर और कमियां इन द इंटरनल कंट्रोल। याद आ गया आपको? चलो जी, बहुत बढ़िया। फिर बेनिफिट्स के बाद देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिन्हें ऑडिट करवाना ही करवाना होता है, क्योंकि उनका लॉ उन्हें कहता है, जैसे कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, और कुछ पर्सन जिनको इनकम टैक्स ने कह दिया। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनका मन करे तो ऑडिट करवा लेना, अगर उनको लगता है भाई इतने सारे फायदे हैं तो करवा लेते हैं, वो वाली होती है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। जनरली ये कौन सी होती है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, और आप एचयूएफ भी कह सकते हो। किसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा बताओ? नॉर्मल कंपनी का ऑडिटर मेंबर, अच्छा गवर्नमेंट कंपनी का, पार्टनरशिप फर्म का, और इन सम केसेस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। बहुत बढ़िया। अच्छा, रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है? कंपनी की, शेयर होल्डर को, और फर्म की। याद आ गया आपको? ये फर्स्ट क्लास में हमने करा था। फिर हमने सेकंड क्लास में भी कुछ बातें करी थी, लेकिन सेकंड क्लास में कुछ बातें करने से पहले मैं पहले आपसे कुछ की टर्म्स, कुछ वर्ड सीख लो, वर्ड सुन लो, फिर उसके बाद वो सेकंड क्लास में जो ऑब्जेक्टिव हुआ था वो हमें समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बताओ बेटा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रीजनेबल एश्योरेंस। व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस? 100% पक्का पक्का ऐसा ही है। ऑडिटर को क्या देना होता है, ओपिनियन या सर्टिफिकेट? तो उसके लिए कौन सी एश्योरेंस चाहिए? रीजनेबल। उसके लिए कौन सी एश्योरेंस चाहिए? समझ आ गया आपको? इसलिए रीजनेबल एश्योरेंस से भी काम चल जाता है। फिर बताओ, मटीरियलिटी किसको कहते हैं? एन आइटम इज सेड टू बी मटीरियल इफ इट्स मिसस्टेटमेंट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ रहा है? हम हर उस चीज को मटेरियल कह देंगे जिसके अंदर मिसस्टेटमेंट होने की वजह से, जिसके अंदर मिसस्टेटमेंट होने की वजह से यूजर की इकोनॉमिक डिसीजंस पर फर्क पड़ रहा है। देन व्हाट इज मिसस्टेटमेंट? देन डिफरेंस बिटवीन जो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था और जो आपने रिकॉर्ड क्या, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, जो रिपोर्टेड है और जो क्या था, रिक्वायर्ड बाय लॉ। समझ आ गया आपको? देन फिर मैंने आपको एक और वर्ड सिखाया था, बताओ क्या? एफआरएफ। बोलना आपको पड़ेगा, क्या वर्ड सिखाया था? और एक वर्ड होता है एप्लीकेबल एफआरएफ। वो सारे रूल्स जो एसीपी समझ गए? अमाउंट रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के लिए जितने भी रूल्स, गाइडलाइंस, क्राइटेरिया है, वो सब क्या है? एफआरएफ। और उनमें से अकाउंट्स बनाने के लिए जो हमने उठाए हैं वो क्या हो गए? एप्लीकेबल एफआरएफ। समझ आ रहा है आपको? मतलब जो हमने अडॉप्ट करे। एप्लीकेबल एफआरएफ की फुल फॉर्म एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा, फिर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझाए थे, अगर आपको याद हो तो। ऑब्जेक्टिव बताओ, एक बार देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर कह लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कह लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग कह लो, कुछ भी कह लो, बात एक ही है। और अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो एज पर एसए की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। एसए नंबर कौन सा? 200। क्या कहता है? एज पर एसए 200। उसका नाम याद है क्या था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। याद आया आपको? पक्का वाला? अच्छा, एज पर एसए नंबर 200 हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द financial statement as a whole are free from material misstatement whether caused by fraud or error, and it enables the auditor to express opinion whether the financial statement are prepared in all material respect and in accordance with applicable FRA।
फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें क्या बनाकर देनी होती है, रिपोर्ट बनाकर देनी होती है, किस पर बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। और रिपोर्ट बनाने के बाद क्या भी करनी है, कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। समझ आ रहा है आपको, यस और नो? अच्छा, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर साइज, लीगल फॉर्म या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लाइंट की वजह से चेंज होता है या वही रहता है? समझ आ रहा है आपको? और फिर मैंने आपको क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर सिखाई थी और उसको लर्न करने का एक तरीका भी सिखाया था, क्या, कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल से, कैसे, नॉलेज, ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए किसकी, अकाउंट्स की, ठीक है ना। अच्छा, ओ से क्या था, ऑब्जेक्टिविटी, ऑडिटर शुड कंडक्ट द ऑडिट इन एन अनबायस्ड मैनर। आई से इंटीग्रिटी, ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूं, जो सच्चा इंसान होता है वो मुंह पर बोलता है, समझ आ रहा है? तो अगर मैं इसको इंटीग्रिटी के आगे ये लिखना चाहूं कुछ बातें और, तो वो क्या होंगी, ऑडिटर क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट। ऑडिटर क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ऑडिटर ऑनेस्ट है तो वो क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंसियर इन हिज अप्रोच टू ऑडिटिंग। बोलो बेटा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर अगली बात, जो बंदा ईमानदार होगा वो मुंह पर बात बोलेगा, यानी वो क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और साथ के साथ सिंसियर इन हिज अप्रोच टू ऑडिटिंग। समझ आया यहां तक का पॉइंट? अच्छा, कोई कौन सा स्किल, लॉजिकल स्किल। व्हाट इज लॉजिकल स्किल, बताओ? लॉजिकल स्किल का मतलब एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम। इसको मॉड्यूल में किस वर्ड के नाम से दिया है, क्लियर हेडेडनेस, है ना। ऑडिटर के अंदर ये सब भी होने चाहिए। और ऑडिटर के अंदर क्या होने चाहिए, टेक्निकल स्किल्स। टी से टेक्निकल, टी से थ्योरेटिकल एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग। कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल से क्या पढ़ा दो, सीपीटी। तो सी से क्या आ गया, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब योग्यता या योग्यता होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर। किस योग्यता कैसे आती है, जब वो क्या होता है, सीए प्लस सीओपी। और दूसरा उसको क्या रहना है, कॉशियस, यानी अलर्ट रहना अबाउट द रीसेंट अमेंडमेंट्स, रीसेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ ऑडिट। पी से उसको क्या रखना है, प्रोफेशनल बिहेवियर। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आईसीआई की रेपुटेशन डाउन हो। जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं ना, यार बिहेवियर सही रखियो हमारी इंसल्ट होगी, कहते हैं ना। कहीं पर भी फंक्शन में जाते हैं या कभी कोई गेस्ट आ रहे होते हैं आपके घर में, आपके पेरेंट्स कहते हैं अपने आप कुछ मत उठाइयो, और बताओ फिर भी आप उठाकर जाते ही हैं, ला यार एक समोसा तो ला, क्योंकि उस समय जी ललचाए और रहा ना जाए। समझ आ रहा है आपको? स्वाद इतने लग रहे होते हैं। हाँ, चटनी के साथ ही खाते हैं। तुम्हारे यहाँ किसके साथ खाते हैं? मैं भी बता रहा हूँ, ग्रीन या रेड ये तो बता देता। रेड, ग्रीन चटनी दो तरह की होती है तुम्हारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ तो रहता ही होता है, समझ गया। अच्छा, लास्ट था सीपीटी में, टी से हो गया था क्या, टैक्टफुल। आड़ दो, टी से हो गया था क्या, चलो जी टैक्टफुल वर्ड की बात करते हैं। यानी ऑडिटर, यार तेरे में तो बहुत टैक्ट है, मतलब टैक्ट का मतलब क्या हो गया, एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशन। यार तू तो सबसे ही बात कर लेता है और तेरे को सबसे बात करनी आती है, ये होता है टैक्टफुल। एक बार बोलना पड़ेगा, ये होता है क्या, समझ गए? यानी ये अब तक, अब आगे। आज आपको एक हेडिंग बनानी है और ऐसी हेडिंग बनानी है, गारंटी के साथ 4 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और गारंटी के साथ 1 करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू आएगा इस पर, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है बेटा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। टॉपिक का नाम बच्चे क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ये रहा, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। हेडिंग बनाएंगे आप सब मेरे साथ।
इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। बेटा आप सब हेडिंग बना चुके हैं? चलो मैं अब आपके साथ कुछ बातें करता हूं, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा देखो, बुराइयां करने में मजा आता है या नहीं आता? बुराइयां करने में बहुत आता है। आप कह रहे हो बुराइयां करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो ऑडिट की भी कुछ बुराइयां हैं, उसको कहते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट में कुछ क्या है? बुराइयां। आज हम ऑडिट की बुराइयां करेंगे। सर आप इससे तो कमा रहे हो, आप इसकी बुराई करोगे? बेटा करनी पड़ती है, हम सच्चे इंसान हैं। सच है वो भी बताएंगे, बुराई है वो भी बताएंगे। तो ऑडिट में कुछ बुराइयां हैं। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ऑडिट में कैसी बुराइयां हैं? इनहेरेंट बुराइयां। बेटा देखो दो चीजें होती हैं। एक होती है बुराई, वो आप सही कर सकते हो, और एक ऐसी बुराई होती है जिसे आप चाह कर भी बदल नहीं पाते। भाई मैं बुरा हूं तो हूं, पर मेरा नेचर ही ऐसा है। कई बार आप होते हो ना, कुछ बुराइयां होती हैं आप खत्म कर सकते हो, तो उसको कहता मैं लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। लेकिन आईसीआई को भी पता है कि ये बुराइयां खत्म नहीं होने वाली, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। दो तरह की होती है ना, यार ये बुराई मैंने सही कर ली, मैं अभी तक पीता था अब मैंने बंद कर दी। बुराई हटा सकते हो, लेकिन यार मेरे को गुस्सा आ ही जाता है, मेरे से गलत बात बर्दाश्त होती ही नहीं है, मैं चाह कर भी इस बुराई को हटा नहीं पा रहा। तो जिसको आप चाह कर भी हटा नहीं पा रहे, ठीक है ना, यानी आपने जैसे एक सॉन्ग सुना है ना, तुझे भुलाऊं कैसे, समझ आ रहा है आपको? मतलब जो चीज आप कर नहीं सकते वो है ही है आपके अंदर, वो होती है इनहेरेंट। इसलिए टॉपिक का नाम क्या रखा गया? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ठीक है बेटा, पॉइंट्स ब्राइट है। अब जरा सुनना, इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपके साथ कुछ वर्ड्स डिस्कस करना चाहूंगा। वो वर्ड्स अगर आपको क्लियर हो गए तो फिर आपको ये टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आप सब आओ फिर ज्ञान की बातों में। ये वर्ड्स अपने आप आगे जाकर टॉपिक बन जाएंगे। जो भी मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूं ये अपने आप आगे जाके टॉपिक बन जाएंगे, पर ये वर्ड्स जानने जरूरी हैं। जितना अभी इस लेवल के लिए जरूरी है ना, जितना अभी इस लेवल के लिए क्या है जरूरी, उतना मैं उस वर्ड को डिस्कस कर रहा हूं। तो आपने एक पेज बना रखा है रजिस्टर के एंड पर, जहां पर आप ये सारे वर्ड्स लिखते हो। तो बेटा वहां पर कितनी होगी थी डेफिनेशन अपनी? 6 होगी थी। तो आजकल 6 के बाद हमारी गली में 7 आता है। वेरी गुड। अच्छा जो गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करते बेटा। देखो एफआरएफ और एप्लीकेबल एफआरएफ 6 हो गए थे ना, तो कईयों ने इसी को 5 ही बना दिया होगा। बेटा आप सबको एडवाइस है, आप मैथ्स ऑनर्स भी कर ही लो साथ साथ, जिस हिसाब से आपकी मैथ्स है। चलो आपके साथ एक शब्द की शुरुआत करते हैं, ऑडिट रिस्क। इवन दो ये चैप्टर 3 का टॉपिक है, पर ये शब्द अभी इस डेफिनेशन में और इस टॉपिक में आएगा, तो मेरे लिए इसे समझाना ज्यादा जरूरी है। शब्द क्या है बेटा? ऑडिट रिस्क, ठीक है ना। चलो, रिस्क वर्ड का मतलब होता है बेटा चांस ऑफ नेगेटिव आउटकम, मतलब कुछ गलत हो सकता है, यही तो रिस्क होता है। अच्छा आप क्या कहते हो? मेडिक्लेम आप क्यों कराते हो? मेडिक्लेम करवाते हैं ना आपके घर वाले की, चल यार मेडिक्लेम ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है यार हो सकता है फ्यूचर में हम बीमार पड़ जाए। यानी रिस्क वर्ड मतलब समथिंग रिलेटेड टू नेगेटिव आउटकम्स बोलना पड़ेगा। रिस्क वर्ड का मतलब क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू, यानी चांसेस ऑफ नेगेटिव आउटकम, कुछ गलत हो सकता है, यही तो रिस्क होते हैं। रिस्क का मतलब क्या हो गया? चांसेस, चांसेस कह लो, चांसेस ऑफ समथिंग रिलेटेड टू, या चांसेस ऑफ समथिंग नेगेटिव, या चांसेस ऑफ नेगेटिव आउटकम कह दो। कुछ गलत होने के चांसेस है, इसको मैं क्या कह सकता हूं? रिस्क।
अगर रिस्क की आप ऑफिशियल डेफिनेशन डिक्शनरी की देखोगे ना तो वो होता है समथिंग रिलेटेड टू नेगेटिव आउटकम्स। समझ रहे हैं हम मेरी बात? अच्छा, तो रिस्क का मतलब यार कुछ गलत हो सकता है। तो यार गलत जब हो सकता है तो उसकी आपको क्या होती है, टेंशन होती है या नहीं होती है? होती है या नहीं होती है? तो अगर मैं सीधी सी बात में कहूं, अगर मैं समझने के लिए कहूं तो रिस्क का मतलब क्या हो गया, टेंशन। या फिर मैं ये कह सकता हूं डर। ऑडिटर को डर लग रहा है, क्योंकि डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। यस और नो? तो यहां पर भी वही बात है। ऑडिट रिस्क का मतलब ऑडिट का डर। सर ऑडिटर को किस बात का डर लग रहा है? कहीं जो मैं बोल रहा हूं वो गलत ना निकल जाए कल को। मैं अपना ओपिनियन दे तो रहा हूं, मैंने कहा मयंक बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन ये बात बोलते वक्त मेरे मन में एक डाउट है। बताओ क्या डाउट है? कि मैं तो बोल रहा हूं अच्छा है, कहीं कल को ये गलत ना निकले। इसी डर को कहते हैं रिस्क। और ऑडिटर कह तो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं है, पर अगर कल को कोई गड़बड़ निकल गई तो यार ऑडिटर का ओपिनियन तो क्या हो गया, खराब। इसी डर को कहते हैं क्या बच्चे, ऑडिट रिस्क। आण दो क्या बेटा, आवाज में दम नहीं है, क्या बच्चे, समझ आ रहा है आपको? ऑडिटर को इस बात का डर लगना, ऑडिटर को इस बात का डर लगना कहीं मेरे द्वारा दिया गया ओपिनियन गलत ना निकल जाए, मेरे द्वारा दिया गया ओपिनियन गलत ना निकल जाए। इसी डर को कहते हैं क्या, ऑडिट रिस्क। एक बार यहां दो क्या, देखो आप लिखना जरा ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन। ऑडिट रिस्क मीन्स मैं भी लिखूंगा, चलो पहले समझ लो यहां पर। ऑडिट रिस्क मीन्स रिस्क यानी डर, टेंशन, चांसेस किस बात के, दैट ऑडिटर गिव्स एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। यानी ऑडिटर जो ओपिनियन दे रहा है कहीं वो ओपिनियन क्या ना निकल जाए बेटा, गलत ना निकल जाए। इसी डर को कहते हैं क्या, ऑडिट रिस्क। ठीक है ना? ऑडिटर ने क्या गलती दी होगी, ऑडिटर का ओपिनियन क्या होगा, ऑडिटर कह रहा होगा क्लाइंट के यहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, क्लाइंट के यहां पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है ना वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है, ना तो फ्रॉड की वजह से ना एरर की वजह से, जबकि एक्चुअल में उसमें गड़बड़ थी। इसी डर को ऑडिट रिस्क का नाम दे दिया गया। ऑडिट रिस्क का मतलब रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। ऑडिटर क्या दे रहा है, आवाज में दम नहीं है, ऑडिटर क्या दे रहा है, इसी चीज के डर को कि कहीं मेरे से ये गलती ना हो जाए। When the financial statement are materially misstated, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड थी और मैंने क्या कह दिया, वो मिसस्टेटेड नहीं है। इसी डर को कहते हैं बच्चे क्या, ऑडिट रिस्क। एक बार बोलना पड़ेगा, इसी डर को कहते हैं बच्चे क्या, ऑडिट रिस्क। कुछ समझ आ पा रहा है आपको या नहीं आ पा रहा है ना? ये देखो, इसको थोड़ा सा और आसान लैंग्वेज में भी आईसीआई ने कहा है। इट मीन्स दैट ऑडिटर ने एक्सप्रेस कर दिया अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन यानी अकॉर्डिंग टू ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अनमॉडिफाइड, ऑडिटर ने जैसा उसका ऑब्जेक्टिव था वैसा ओपिनियन दे दिया कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसने वो ओपिनियन दे दिया। बट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली misstated, in such a case not only the reputation of auditor would damage, but he could also invite regulatory action from professional body and could face the problem of legal action by the intended user। अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसको डर है किस बात का, आईसीआई भी मेरे को डांटेगा, यूजर भी मुझे डांटेंगे, और यही फीलिंग आएगी क्या यही जीवन है, यही तो डर है, चार लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और इंसान को यही नहीं समझ आता, वो चार लोग तुम्हारे बारे में एक ही बात कहेंगे, राम राम। सच्चाई बता रहा हूं, पूरी जिंदगी एक इंसान इसी बात पे काट देता है, यार वो चार लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, वो चार लोग तुम्हारे बारे में एक ही बात कहेंगे। चलो वापिस आते हैं, नहीं तो कहीं संस्कार चैनल स्टार्ट हो जाए। बातें वैसे भी किसकी चल रही हैं, ज्ञान की, समझ आ रहा है, लेकिन बेटर है वो ऑडिट का ज्ञान ही रहे। तो आप सब लिख रहे हो ऑडिट रिस्क का मतलब क्या हो गया बताओ, इट मीन्स द रिस्क
इट मीन्स द रिस्क, बेटा रिस्क वर्ड का मतलब आप क्या लिखेंगे, चांसेस। इट मीन्स द रिस्क, किस बात का रिस्क, दैट ऑडिटर गिव्स एन wrong or inappropriate opinion when the financial statement, wrong or inappropriate opinion when the financial statement are misstated. बोलो समझ आया आपको ऑडिट रिस्क की बातें। अब वापिस आ जाओ ऑडिट की बुराइयों पे, वापिस आ जाओ बेटा। ये आपने नोट एक डेफिनेशन आज सीख ली, रह गया कर लो। चले चलो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले इनहेरेंट लिमिटेशन के बारे में यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। एज पर एसए नंबर कौन सा 200, यानी ऑब्जेक्टिव भी ऑडिटर के कहां बता रखे हैं, एसए नंबर 200 में, और ये बुराइयां भी ऑडिटर की कहां बता रखी है, एसए नंबर, जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए, एसए नंबर। और इसका नाम क्या था, overall objectives of an independent auditor and conduct the audit in accordance with। तो पहले आप यही लिखो, एज पर एसए 200 और इसका नाम, एज पर एसए 200 और इसका नाम लिखो। कोशिश करना बिना देखे लिखे, अटको तो देखना। यहां तक एज पर एसए 200 और उसका नाम। लिख लिया नाम उसका। चलो नाम तो आपको याद भी था। अब ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अब आपको बता रहा हूं। पहले बताओ ऑडिट रिस्क का मतलब ऑडिटर को डर लग रहा है, ऑडिटर को डर लग रहा है किस बात का, कि जो मैं बोल रहा हूं कहीं वो गलत ना हो। क्या ऑडिटर इस डर को खत्म कर सकता है, तो जवाब आया नहीं। ऑडिटर चाह कर भी इस डर को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ऑडिट के अंदर कुछ बुराइयां हैं। इन वजहों से ऑडिटर अपने डर को जीरो लेवल पर नहीं लेकर जा पाता। तो लिखना जरा यही बात, कह रहे ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट, ना ऑडिटर हम तुम्हारे से कोई उम्मीद रखते हैं और ना तुम कर सकते हो क्या, रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो। ये लाइन लिखो, ऑडिटर ना तो हम तुम्हारे से कोई उम्मीद रख रहे हैं और ना तुम कर सकते हो क्या, ऑडिट रिस्क को जीरो। समझ रहे हो मेरी बात। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन क्या, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, और ना ही ऑडिटर तुम एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले पाते हो। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव लिखा ना, तुम्हें रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, तुम एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले भी नहीं पाओगे, क्योंकि ऑडिट के अंदर कुछ बुराइयां हैं। दोबारा, ऑडिटर ना हम तुमसे उम्मीद रखते हैं, ऑडिटर ना हम तुमसे उम्मीद रखते हैं और ना तुम कर पाओगे ऑडिट रिस्क को क्या, जीरो, और ना ही तुम ले पाओगे क्या, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सर क्यों, व्हाई दिस, क्योंकि ऑडिट के अंदर क्या है, कुछ बुराइयां। यानी ना तो ऑडिटर ऑडिट रिस्क को जीरो कर सकता है, ना ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री
फ्रॉम दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू ढोलू बोलू। ढोलू बोलू समझ गए क्या? फ्रॉड और एरर्स। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? कह रहे ऑडिटर ना हमारे को तुम्हारे पे कोई उम्मीद है और ना तुम कर पाओगे, ऑडिट रिस्क को 0, और ना तुम ऑब्टेन कर पाओगे क्या? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑडिटर तुम 100% कॉन्फिडेंस लेकर ही नहीं जा सकते। क्यों? ये ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। क्योंकि ऑडिट की कुछ बुराइयों की वजह से ये वाली चीज आपके अंदर आ ही नहीं पाएगी। वो बुराइयां भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो लिखो दिस इज बिकॉज, यहां से लिख लिया ना, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू 0 एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर 100% कॉन्फिडेंस से ये कह ही नहीं सकता, ऑडिटर 100% कॉन्फिडेंस से ये बात कह ही नहीं सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड एंड एरर नहीं है। समझ आ रहा है आपको? ऑडिटर 100% कॉन्फिडेंस से ये कह ही नहीं पाता। क्यों नहीं कह पाता? उसके 4 कारण है। ये 4 बुराइयों की वजह से, 5 बुराइयों की वजह से, सॉरी 5 बुराइयों की वजह से ये सब है जो हम ऑडिटर को कह रहे हैं ना तेरे बस का नहीं है ऑडिट रिस्क को 0 करना, तेरे बस का नहीं है एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना। तो वो कह रहा है क्यों नहीं है भाई, मैं कर लूंगा। कह रहा है तेरे को ही नहीं पता क्या? ऑडिट के अंदर 5 क्या है? बुराइयां, जिसे आप चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते। एक होती है बुराई, एक होती है ऐसी बुराई जिसे चाह कर खत्म नहीं कर सकते। तभी तो आईसीआई ने नाम क्या दिया? इनहेरेंट। समझ आ रहा है भाई? ये तो मेरे अंदर इनहेरेंट है, मैं नहीं हटा सकता, ये नहीं मेरा नियम होगा। हमारे तो फैमिली में ही ऐसा चलता हुआ आ रहा है। समझ आ रहा है आपको? यहां तक लिख लिया? चलो बहुत बढ़िया। फिर आगे लिखेंगे। लिख लिया ना बेटा? किसी का रह तो नहीं गया? रह रहे? किसका रह रहे? लिखो बेटा। चले स्टार्ट करें फिर। चले ये देखो फटाफट से देखते हैं। कह रहे हैं देखो अकॉर्डिंग टू SA 200, ये नाम उसका लिख दिया गया। ऑडिटर से ना तो हम उम्मीद करें ना वो कर पाएगा ऑडिट रिस्क को 0, क्योंकि ऑडिट के अंदर क्या होती है? कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन। अब सवाल उठता है ये बुराइयां आई कहां से? तो लिखना जरा, दीज फंडामेंटल लिमिटेशन अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। लिखो जरा, these fundamental limitation arises due to these fundamental limitation arises due to following factors। चले अब सर सुनना, आपको समझ आएगी 101% बात। देखो पहली बुराई है बेटा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक बार बोलना बेटा क्या है? द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहले समझेंगे फिर हम आराम से इसको लिख लेंगे की पॉइंट्स बना के। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या कहना चाह रहे हैं सर ये नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अकाउंट्स बनाने की पावर किसके पास है? अकाउंट्स को बनाने की पावर किसके पास है? सही बोल रहे, थोड़ा लाउडली बोलो। क्या? मैनेजमेंट के पास। अकाउंट्स को बनाने की पावर मैनेजमेंट के पास है। MGT मतलब मैनेजमेंट। यही सबसे ज्यादा बुरी बात है ऑडिट के लिए। पावर किसके पास है? और बताओ बेटा अकाउंट्स बनाते वक्त आपको बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टीमेट्स लेने पड़ते हैं। अकाउंट्स बनाते वक्त आप बहुत सारे क्या लेते हो? अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। यस और नो? तो ये एस्टीमेट मैनेजमेंट ने कह दिया क्या कह दिया कि यार हमारे हिसाब से
हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स इतना बनता है, हमारा टैक्स इतना बनेगा, तो बताओ बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स तो आपने 31 मार्च तक लिख दिया, अब हो सकता है टैक्स उतना ना हो, ऑडिटर के हिसाब से आपका टैक्स बनता हो 1 लाख और आप शो कर रहे हो 1,25,000, लेकिन बताओ ऑडिटर फिर भी कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि लॉ ने बोल रखा है जो आपको एस्टिमेट लगे आप उतना लगा देना। समझ आ रहा है आपको? या कई बार एसेट की लाइफ एस्टिमेट करनी होती है, ऑडिटर के हिसाब से एसेट की लाइफ 5 साल है, आप कह रहे हो नहीं यार 3 साल चल जाएगा, 3 साल बाद हमें चेंज करना होगा या 7 साल बाद हम चेंज करेंगे। समझ आ रहा है आपको? तो एसेट की लाइफ, स्क्रैप वैल्यू ऑडिटर के हिसाब से एसेट की कूड़ा कबाड़ वैल्यू जो एंड में बचेगी वो 10,000 बचेगी, मैनेजमेंट कह रही है नहीं 25 बचेगी। तो बताओ इसकी वजह से डेप्शन का अमाउंट चेंज हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स चेंज हो गया, ऑडिटर को पता है दिख रहा है इतनी ही वैल्यू बचेगी, लेकिन मैनेजमेंट को ये पावर दे रखे तुम अपने हिसाब से एस्टिमेट करो। तो बताओ बेटा ऑडिटर कह तो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटेड है, पर कुछ ऐसी सब्जेक्टिव डिसीजंस हैं जो ऑडिटर के हिसाब से अलग है और मैनेजमेंट के हिसाब से अलग है, इसलिए ऑडिटर कह नहीं पाता 100% कॉन्फिडेंस से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्यों नहीं कह पाता ऑडिटर? बोलो ना बेटा, क्यों नहीं कह पाता ऑडिटर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? क्योंकि अकाउंट्स बनाने की पावर किसके पास है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ डिसीजन ऐसी लेती है जो सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं सब्जेक्टिव डिसीजन का एग्जांपल। आप किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाने गए, अब जब खाना खाकर आप आ रहे होते हो ना, आपकी फैमिली के ही कार में बैठे हुए कुछ लोग कह रहे हो यार मजा नहीं आया, कुछ कह रहे होंगे पागल मजा नहीं आया, इतना तो स्वाद था। सब्जेक्टिव वर्ड का मतलब क्या हो गया? अपना अपना विचार है। तो यहां पर मैनेजमेंट के विचार अलग हैं और ऑडिटर के विचार अलग हैं, लेकिन ऑडिटर फिर चाह कर भी कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि भैया आईसीआई ने, हमारे देश के गवर्नमेंट ने उनको ही अकाउंट्स बनाने की पावर दे रखी है। पढ़ते हैं आपको समझ आ जाएगा। पहली बुराई है ऑडिट में बुराइयां आने का कारण, मतलब ऑडिटर क्यों ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर पाता, या ऑडिटर क्यों नहीं एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले पाता, 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता? पहला कारण है उसका नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? आप सबको पता है ना अकाउंट्स का नाम क्या भी है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्यों है? हेलो, हाँ, अभी आप इंटर लेवल तक अकाउंट्स को बना रहे हो, इंटर लेवल तक आपको कौन सी अकाउंट्स पढ़ाई जा रही है? अकाउंट्स बनाने की। और फाइनल में आप पढ़ोगे अकाउंट्स को पेश करना सीखना, अकाउंट्स को पेश कैसे करा जाता है। अभी आपको बनाना सिखाया जा रहा है। जैसे अब अगर शाही पनीर बनाना हो तो आपको बताया जाएगा पहले टमाटर उबालो, है ना, काजू तलो, प्याज तलो, है ना, जिंजर गार्लिक पेस्ट लाओ। आपको ये सब सिखाया जा रहा है कौन से लेवल पर? फाउंडेशन और इंटर लेवल पर। समझ आ रहा है आपको? फिर आप बना लोगे, बनने के बाद बेटा बन गया, उसको बाउल में पेश कैसे करना है ये भी एक कला है, कि पहले ग्रेवी डालो, फिर 2 पनीर के पीस डालो, फिर ऊपर से क्रीम डालो, फिर थोड़े से कोरिएंडर डालो, साथ में एक बटर नान रखो, फिर लेकर जाओ। और रह गया मिंट सॉस भी रख दो बेटा, सिरके वाले ऑनियन भी। चलो अब जाओ, ये पेश करने को कहते हैं रिपोर्टिंग करना। मेरे फेवरेट है एक्चुअल में शाही पनीर बटर नान, मेरा फेवरेट है, पता नहीं आपका है या नहीं है। मेरे को तो जब एग्जाम पर देता हूँ खुद ही मन कर जाता है। और मुझे बनाना भी आता है, देखा नहीं, प्रिपरेशन बताई है मैंने आपको, मतलब बनाना पड़ता है, सॉरी, ड्यू टू मैरिज इफेक्ट। चलो यही मैं कह रहा हूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब अकाउंट्स ही है। ये देखो क्या कह रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग मैनी जजमेंट्स। कह रहे अकाउंट्स बनाने के लिए काफी सारी जजमेंट लेनी पड़ती है, किसको? मैनेजमेंट। व्हाट इज जजमेंट? डिसीजंस। व्हाट इज जजमेंट? डिसीजन। और दीज जजमेंट में इन्वॉल्व, और इन डिसीजंस में कुछ कैसी हो सकती हैं? सब्जेक्टिव डिसीजन या फिर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी।
देयरफॉर ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू ऑब्टेन क्या, जिसकी वजह से ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, क्योंकि ऑडिटर का डिसीजन कुछ और है पर मैनेजमेंट की डिसीजन कुछ और है। तेरे विचार अलग हैं और उसके विचार अलग हैं, जिसकी वजह से आप उसको कह भी नहीं पा रहे कि अपने विचार बदल, वो नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पावर है, लॉ की तरफ से मैनेजमेंट को पावर है कि भैया मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा, ठीक है ना। दैट इसलिए ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता किस चीज के लिए, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू ढोलू और भोलू, यानी फ्रॉड और, समझ आ रहा है आपको। ये देखो एस्टिमेट लगाना, लाइफ एस्टिमेट करना, स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट करना, ये सब सब्जेक्टिव डिसीजन तो है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखना बेटा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट may involve subjective decisions, by management। पहला पॉइंट समझ आया बच्चे आपको या नहीं आया? कह रहे ऑडिट के अंदर तो कुछ बुराइयां हैं, ऑडिट तो बहुत बुरी है। क्यों बुरी है? पहला कारण उसका खुद का नहीं है, पहला कारण किसका, अकाउंट्स बनाने की पावर देने का और अकाउंट्स में कुछ सब्जेक्टिव डिसीजंस लेने का। समझ आ रहा है आपको? दूसरा पॉइंट जरा सुनना, इसके अंदर बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरा पॉइंट समझा, इसी के फर्स्ट के अंदर सेकंड पॉइंट समझाने से पहले मुझे आपके साथ एक शब्द डिस्कस करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल। मुझे आपके साथ एक शब्द डिस्कस करना पड़ेगा बच्चे, क्या? आपको पता है ये मेहनत हमारे आने वाले चैप्टर्स में, टॉपिक में हमारे कितने आसान करने वाली है। तो आप सब जाना जरा बेटा, कहां पर जाओगे? आ जाओ फिर बाबा जी, आ जाओ। पॉइंट नंबर 8, आ जाओ जरा बेटा। पॉइंट नंबर 8, इंटरनल कंट्रोल। बेटा हम टर्मिनोलॉजी सीख जाएंगे तो हमारे को ऑडिट पढ़ना सबसे आसान हो जाएगा बेटा। ये फ्री के मार्क्स हैं अगर आपको टर्म्स आती हैं, क्योंकि फिर आप जिस तरह की लैंग्वेज है वो यूज करोगे तो आपका काम बन जाएगा, आपको मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं, सुनना मेरी बात। इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं? देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हमने एक दीवार बना रखी है बड़ी ऊंची सी। किस लिए बना रखी है? ताकि उसके अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड एंड एरर जा पाए या ये दीवार उन्हें रोक ले। ये फ्रॉड एंड एरर जा रहे हैं, अचानक से करंट लगा, पीछे हो गए। बताओ बेटा ये जो करंट लगा किस लिए लगा? ताकि फ्रॉड एंड एरर यानी अनऑथराइज्ड चीज अंदर ना जा पाए। पॉइंट समझ आया आपको? फ्रॉड और एरर आराम से जा रहे हैं बेटा, आराम से, चल यार चलते हैं, अचानक से घबरा गए, शॉक लगा, शॉक लगा। पॉइंट समझ आ रहा है? और फ्रॉड एंड एरर कह रहे मैं तो डर गई। समझ गया आप? मैं तो डर गई। ये क्या है? आपको पता है ये जो कोशिश है ताकि फ्रॉड एंड एरर ना आ पाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसी को कहते हैं, ये पॉलिसीज जो बना रखी होती हैं इसी को कहते हैं हम क्या? इंटरनल कंट्रोल। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? आवाज में दम नहीं है, यस और नो? पक्का? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड एंड एरर ना जा पाए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड एंड एरर ना जा पाए, इस चीज को रोकने के लिए जो कोशिशें हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो सब क्या होते हैं? इंटरनल कंट्रोल। इतना ही नहीं, और भी कई चीजें बताऊंगा जिसको रोकने के लिए ये सब करा जाता है। तो इसके लिए इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन को पढ़ने के लिए बेटा हमें एसए नंबर 315 से जो डेफिनेशन दे रखी है ना वो पढ़नी पड़ेगी। जरा सुनना,
ऐसे नंबर 315 में एक डेफिनेशन दे रखी है इंटरनल कंट्रोल की, हम वहीं से उठाएंगे इसको। ये रही मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं अभी आपको ये नहीं पढ़ा रहा मैं, क्यों? जब ये वक्त आएगा तब मैं आपको इस एसे को बहुत ढंग से समझा दूंगा। लेकिन हमें इतना पता चल गया इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन दे रखी है एसे 315 ने, एसे नंबर 315 ने, वही डेफिनेशन का इस्तेमाल हम करेंगे ओवर द चैप्टर। जरा सुनना, अभी 2 मिनट तक कोई भी बच्चा नोट करते हुए ना दिखे, आपको यहीं पर अभी देखना याद हो जाएगी और आप बोलते हुए दिखेंगे। आज से 10 मिनट बाद, अब से सॉरी आज से नहीं, अब से 10 मिनट बाद आप बोलते हुए दिखेंगे ये डेफिनेशन को। आप इधर बस पूरा 100% अपनी कंसंट्रेशन रखो, मैं यही याद करा दूंगा आपको। और आंसर, रीजन के लिए यही सब चीजें काम आती है। आप इसको रीजंस में देखना, प्रॉपर लिख कर आओगे 2 में से 2, ठीक है ना। आओ जरा बात करते हैं। कह रहे हैं ऐसे 315 बताऊं क्या कह रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द प्रोसेस। बोला पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस। यानी इंटरनल कंट्रोल मींस, अभी नोट नहीं करेगा कोई, या चलो साथ साथ करना है तो करते रहो, कोई नहीं। इंटरनल कंट्रोल मींस द प्रोसेस, बेटा वर्ड पे फोकस करेंगे, क्या, द प्रोसेस। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, वो सारी प्रोसेस। सर कौन सी प्रोसेस, जिसका डिम करा गया है, वो सारी प्रोसेस जिसे डिम करी गई है। डिम मतलब पहला होता है डिजाइन, पहला क्या होता है, डिजाइन। दूसरा होता है इंप्लीमेंटेड, और एम से होता है मेंटेन। एक बार बोलना पड़ेगा, डिम की फुल फॉर्म बताओ, डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे, डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन। अब सबसे पहला सवाल बताऊं क्या रहा, व्हाट इज डिजाइन। कह रहे इंटरनल कंट्रोल का मतलब वो सारी प्रोसेस जिसे प्लान करा गया है। अभी तो पहले तो आप प्लानिंग करोगे ना, वो सारी प्रोसेस जिसे प्लान करा गया है और प्लान करने के बाद इंप्लीमेंट मतलब लागू करा गया है, उस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करा गया है। डिजाइन मतलब प्लानिंग करना, डिजाइन मतलब डिजाइनिंग करना ना। कह रहे वो सारी प्रोसेस जो डिजाइन करी गई है, वो सारी प्रोसेस जो डिजाइन करी गई है, बोलना पड़ेगा वो सारी प्रोसेस जो और डिजाइन करने के बाद इंप्लीमेंट करी गई है। अच्छा एक एग्जांपल करते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा, बहुत बढ़िया। हम क्या चाहते हैं, हमारी क्लास में आकर कोई अनऑथराइज्ड बिना फीस पे करा हुआ बच्चा बैठ पाए या ना बैठ पाए, है ना। तो इसके लिए हमने कंट्रोल बना रखा है, आप जरा सुनना। हाँ देखो, सबसे पहले हमने प्लानिंग करी, क्या करें कि कोई अनऑथराइज्ड बच्चा ना आए। तो हमारे मन में आया भैया आई कार्ड इशू करते हैं सब बच्चों को। फिर आई कार्ड इशू कर दे, आई कार्ड बनवाए और आप सबको इशू कर दिए, ताकि डबल बुक्स भी ना जाए, ताकि कोई अनऑथराइज्ड बच्चा भी ना बैठ पाए। तो इसके लिए हमने फिर आई कार्ड इशू, यानी हमने उस प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया। अगर अब मेरी बात जरा सुनना, हमने सिर्फ फर्स्ट क्लास में आई कार्ड चेक करे, उसके बाद आई कार्ड चेक ही नहीं करे, इस इंटरनल कंट्रोल का फायदा नहीं। अगली बार ये बच्चे आगे बता देंगे अरे सिर्फ पहली क्लास में आई कार्ड चेक होते, दूसरी तीसरी क्लास से जाना स्टार्ट कर दियो, कोई देखने वाला ही नहीं होता। इसलिए कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो फिर इंटरनल कंट्रोल आपका जीरो हो गया, सारी मेहनत क्या होगी, जीरो। हर क्लास में अगर आई कार्ड चेक हो या सरप्राइजली कभी भी चेक हो जाए तो भैया इंटरनल कंट्रोल काम करेगा। तो इसलिए मेंटेन्ड का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूटी, बोलना पड़ेगा मेंटेन्ड का मतलब क्या हो गया, यार आपको कॉन्टिन्यूटी भी रखनी पड़ेगी। यानी वो सारी प्रोसेस जो आपने बनाई है, वो सारी प्रोसेस जो आपने बनाई है, बनाने के बाद लगाई है और लगाने के बाद उसमें कॉन्टिन्यूटी भी रखी है, रेगुलरिटी भी रखी है। अच्छा एक बात बताओ, आपने घर से जब आप बाहर जाते हैं, आपकी फैमिली में सारे जाते हैं, क्या आप अपने घर में ताला लगाकर जाते हो या नहीं जाते हो? क्या अपने घर को लॉक करके जाते हो या नहीं करके जाते हो? करके जाते हैं। तो आपने कहा भाई घर से जाना है, 5 दिन का टूर है, प्लानिंग करेंगे भैया, घर को सेफ करके जाना है। तो आपने क्या करा, आप कह रहे हो ताला खरीद के आऊंगा, आप दूसरा ताला खरीद कर भी आ गए। लेकिन बताओ बेटा, ताला अगर ऐसे वाला है कि एक दिन बाद अपने आप खुल जाता है, दोबारा जब तक लॉक ना करो, तो क्या फायदा? ताला तो तब फायदा ना जब वो 5 दिन जब आप बाहर थे वो लगा रहे। यानी इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन भी करना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड पहले दिन तो बिठा देते हैं, जैसे मोहल्ले में चोरी होती है, भैया ये सिक्योरिटी गार्ड बिठाओ यार,
जो दिन में भी बैठेगा रात में भी बैठेगा, ठीक है ना। सीसीटीवी कैमरे चलाओ, पहले दिन सब जोश में डिजाइनिंग कर ली, ले भी आए, गार्ड रख भी लिया, पहले महीने के बाद कह रहे कोई फायदा नहीं है, रहने दो, हटा दो, सीसीटीवी कैमरे बंद है तो बंद पड़े हुए हैं। फिर आपने फिर इंटरनल कंट्रोल का यूज ही नहीं कर पाए ना ढंग से। कॉन्टिन्यूटी रखना जरूरी है, मेंटेनेंस रखनी जरूरी है। तो बताओ इंटरनल कंट्रोल क्या होगी? वो सारी प्रोसेस, सारे बच्चे बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल क्या होगी? वो सारी विच आर डिम, विच आर डिम, डिम मतलब डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। डिजाइन मतलब प्लान, प्लान करना। इंप्लीमेंट मतलब लागू करना, यही आएगा ना। मेंटेन, कॉन्टिन्यूटी रखना। चलो इंटरनल कंट्रोल क्या हो गया? वो सारी प्रोसेस जिसे डिम करा गया है। अच्छा, आप सबको अगर मैं बात बताऊं, आप सब 12th क्लास की बिजनेस स्टडी में, आप सब 12th क्लास की बिजनेस स्टडी में क्या पढ़ते थे? लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते थे, यस और नो? टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, जिसको आप फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते थे। याद आया? सीबीएसई वाले भी पूछ लेते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन होंगे, तो ज्यादातर बच्चे जो नहीं पढ़ के जाते थे वो टॉप लेवल को टिक कर देते थे कि फर्स्ट की बात हो रही है तो टॉप ही होगा। याद आया आपको? और जबकि होते क्या थे वो लोअर लेवल। वक्त की वो वक्त याद है या नहीं है? वो दिन भी क्या दिन थे, हैं? जब दबे दबे पाँव से हौले हौले जिंदगी चलती थी। बीएसटी की ट्यूशन जाते थे आप? बीएसटी की ट्यूशन नहीं जाते थे? चलो बीएसटी पढ़ते तो थे, कुछ बीएसटी पढ़ते हैं, कुछ करवाते हैं। क्यों मैंग, क्या हाल है? समझ आ रहा है आपको? आओ जी आओ। तेरा नाम ही मयंक है, उसका कहां से? कह रहे तेरे को कह रहे। इंटरनल कंट्रोल का, अच्छा जिसे आप फर्स्ट लाइन, जिसे आप टॉप लेवल मैनेजर्स कहते थे ना, उन्हें यहां पर कंपनी लॉ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, ऑडिट में उन्हें कहते हैं टीसीडब्ल्यूजी। एक बार चकार लगाओ, क्या कहते हैं? आवाज में दम नहीं है, क्या? टीसीडब्ल्यूजी की फुल फॉर्म होती है दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। कह रहे इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? वो सारी प्रोसेस जो डिम करी गई है, वो सारी प्रोसेस जो डिम करी गई है, किसके द्वारा? डिम बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, डिम बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, कॉमा प्लस कंपनी की मैनेजमेंट। सर ये मैनेजमेंट कौन होते हैं? मिडल लेवल मैनेजर्स। मिडल लेवल पर होते हैं ना अकाउंट्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर। कह रहे वो सारे प्रोसेस जिसका डिम करा गया, किसके द्वारा? कंपनी के टीसीडब्ल्यूजी के द्वारा, प्लस कंपनी की मैनेजमेंट के द्वारा, प्लस मैनेजमेंट के द्वारा, प्लस एंड और किसके द्वारा? अदर पर्सोनल के द्वारा। अदर पर्सोनल समझ गए? एम्प्लॉय। पर्सोनल मतलब एम्प्लॉयज। कह रहे वो सारी प्रोसेस जिसका डिम, वो सारी प्रोसेस जिसका डिम, वो सारी प्रोसेस जिसका डिम टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट और कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा करा गया है। किस लिए करा गया है? ताकि एक रीजनेबल हौसला मिल पाए। अच्छा एक बात बताओ, आपने ताला लगा दिया घर के बाहर, क्या आप अब 100% कॉन्फिडेंट होते हैं कि चोरी नहीं होगी? मेरा आपसे एक सवाल है, आपने अपने एरिया में एक सिक्योरिटी गार्ड बिठवा दिया, क्या आप निश्चिंत होकर सोते हैं कि चोरी 100% अब होगी ही नहीं? आपको क्या होता है? एक रीजनेबल हौसला होता है कि यार अब चोरी होने के चांसेस कम हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अब चोरी होगी ही नहीं। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? अरे आपने क्रिश देखी है, वो कौन से? धूम, धूम मूवी देखिए ना, धूम मचा ले,
याद आया आपको? जितनी मर्जी सिक्योरिटी थी, जितने मर्जी कंट्रोल थे, फिर भी हीरा चोरी हो जाता था या नहीं हो जाता था? यानी आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि भाई चोरी नहीं होगी। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहां पर यही है, प्लीज यहां पर यही है, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? वो सारी प्रोसेस जिसका डिम करा गया है इन सब के द्वारा, किस लिए? ताकि क्या मिल पाए? टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस कि ये सब चीजें हम पा लेंगे। क्या सब चीजें हम पा लेंगे वो मैं आपको बताता हूं अभी। टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, ये सब हमने प्रोसेस बनाई है। ये सब जो हमने प्रोसेस बनाई है किस लिए बनाई है? ताकि हमें क्या हो सके? रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज की रीजनेबल एश्योरेंस? अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। एंटिटी के कुछ उद्देश्य इसके थ्रू पूरे हो जाएंगे। यानी इंटरनल कंट्रोल वो प्रोसेस होगी जिसके थ्रू हम कुछ उद्देश्य को पाना चाहते हैं। हमें हौसला हो रहा है कि यार ये सब उद्देश्य हम पा लेंगे। समझ आ रहा है आपको? टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द achievement of an entity's objective with regards to, ये कौन कौन से होंगे ऑब्जेक्टिव? जरा सुनना। with regards to, सुनो जी सुनो, ये सब चीजें विद रिगार्ड्स टू, ये चार चीजें। पहला रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी वो सारी प्रोसेस जो कंपनी की टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट और अदर पर्सनल ने लगाई है ताकि उन्हें रीजनेबल हौसला मिल पाए कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल बनेगी। समझ आ रहा है? यानी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड एंड एरर नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप? यस और नो? तो पहला ऑब्जेक्टिव समझ आ रहा है? क्या किन चीजों को पाने के लिए ये सब करा जा रहा है? पहला क्या आ गया? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सारे बच्चे बोलेंगे बेटा क्या? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सारे बच्चे आण दो। क्या? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हम ये सब पाने के लिए जो प्रोसेस लगा रहे हैं वही इंटरनल कंट्रोल होती है। और सर और क्या? और क्या? हमारे जो ऑपरेशन है, काम है, अफेयर्स हैं जो हमारे, वो अफेयर नहीं, ऑपरेशन जो बिजनेस का काम है वो इफेक्टिवली तरीके से भी चले और एफिशिएंट तरीके से भी चले। यानी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ व्हाट? ऑपरेशन। सुन पा रहे हैं आप सब? क्या होता है आपके हिसाब से इंटरनल कंट्रोल? क्या होता है? थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करो। इंटरनल कंट्रोल मींस अ प्रोसेस। इंटरनल कंट्रोल मींस अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या? डिम मतलब डिजाइन, इंप्लीमेंटेड, मेंटेन्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ विद रिगार्ड्स टू, पहला रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, तीसरा है सेफगार्ड ऑफ एसेट्स। आठ दो, तीसरा क्या है? यानी एसेट सेफ रहे, मतलब एसेट की चोरी ना हो, एसेट का मिसयूज ना हो। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। और लास्ट, भैया हमारे लॉ का पालन हो जाए, जो हमारे पे लॉ लगते हैं वो अपने आप फॉलो हो जाए। यानी कंप्लायंस विद द एंड मतलब लास्ट, कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। यानी ये चार चीजें पाने के लिए, ये चार चीजें पाने के लिए कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन,
कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ यार। एक बार इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन सुना दो ताकि मैं वापस बुराइयों पे चलूं, जो मैं बहुत मजा आ रहा है बुराइयां करने में, मुझे तो बहुत आ रहा है, मयंक को भी आ रहा है बुराइयां करने में मजा। अरे आप तो गली की चाची है, भूल गए? अच्छा नहीं, आप भी उनके साथ रह रह के हो गया, इधर आओ। अच्छा, आज के टॉपिक का नाम था इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट के अंदर कुछ बुराइयां जिसे हम चाहकर भी नहीं हटा सकते, लेकिन इन टॉपिक को समझने के लिए हमने दो टर्म सीखी है। हमने दो टर्म सीखी है, पहली का नाम ऑडिट रिस्क, आंट दो, पहली का नाम मतलब ऑडिटर को क्या लग रहा है, डर, किस बात का, कहीं मैं इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन ना दे दूं, मैं ये बोल दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है जबकि वो एक्चुअल में मटेरियली मिसस्टेटेड है। ऑडिट रिस्क समझ आ गया। दूसरा इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, जल्दी बताओ। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस डिजाइन इंप्लीमेंटेड मेंटेन्ड बाय TCWG management and other personnel to provide reasonable assurance about achievement of entity's objective with regards to, पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ। समझिए बेटा बात, पक्का वाली, बहुत बढ़िया। अब ऑडिटर तुम्हारे से ना हम उम्मीद करते हैं ना तुम कर सकते हो क्या ऑडिट रिस्क को जीरो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑडिट के अंदर क्या है, कुछ बुराइयां, और जिसकी वजह से तुम एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी ले नहीं पाते। और वो बुराइयां के कारण क्या है, वो बुराइयां आने के कारण क्या है, वो बुराइयां आने के कारण क्या है? पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंट्स बनाने की पावर किसके पास है? बोलना पड़ेगा, अकाउंट्स बनाने की पावर किसके पास है? मैनेजमेंट के पास है। लेकिन एक बात बताओ, हो सकता है मैनेजमेंट ने कुछ ऐसी सब्जेक्टिव डिसीजंस लिए जो ऑडिटर को समझ नहीं आ रही, पर ऑडिटर कुछ कह भी नहीं पा रहा क्योंकि आईसीआई ने उनको क्या रखे। समझ आ रहा है आपको? जरा सुनना बेटा, आगे बात करते हैं, सुनना। वन ऑफ द प्रेमाइसिस, व्हाट इज प्रेमाइसिस? जगह। और वन ऑफ द प्रेमाइसिस एजम्पशन। भूल गए प्लानिंग? प्लानिंग प्रेमाइसिस भूल गए? हुण भूल गई है? एजम्पशन होता है इसका मतलब। भूल गए प्लानिंग की प्रोसेस? प्लानिंग की प्रोसेस भूल गए क्या? 12th क्लास बीएसटी, मतलब बीएसटी भूल गए, प्लानिंग की प्रोसेस भूल गए, या ऐसा कुछ था ये भूल गए? कह रहे सब भूल गया भाई, ये बताओ करना क्या है। अरे प्लानिंग करते वक्त आप कुछ एजम्पशन नहीं लेते थे, तो आप बोलते थे उसका नाम प्लानिंग प्रेमाइसिस। यहां भी वही है। कह रहे वन ऑफ द प्रेमाइसिस फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट, कह रहे वन ऑफ द अजम्पशन फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट क्या है, यानी हम क्या अज्यूम करके चलते हैं। सुनने वाली बातें हैं। एक इसके अंदर एक वर्ड आना था इंटरनल कंट्रोल, जिसके लिए मैंने 15 मिनट लगा दिया आपके ऊपर। हाँ, इवन तो वो आगे टॉपिक में भी आएगा, पर हमने अभी से ही क्लियर करके चला फर्स्ट डे से। वन ऑफ द अजम्पशन फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट, ऑडिट करते वक्त हम एक चीज अज्यूम करके चलते हैं कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज कर रखा है। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, और मैनेजमेंट ने डिवाइस कर रखे हैं सूटेबल। समझ आ रहा है? यानी मैनेजमेंट ने फ्रॉड एंड एरर को रोकने के लिए क्या बना रखी है? प्रॉपर पॉलिसीज बना रखी है। ये हम मानकर चलते हैं, हम ये मानकर चलते हैं। ऑडिटर जब ऑडिट करने जा रहा है तो वो ये मानकर चलता है, क्या मानकर चलता है? कि जो क्लाइंट की मैनेजमेंट है ना, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को माना हुआ है अच्छे ढंग से। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? पहला, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ प्लस डिवाइसिंग द सूटेबल इंटरनल कंट्रोल। जो इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए वो वहां पर है। However, such control may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitation. Actual में इंटरनल कंट्रोल के अंदर खुद एक बुराई है। इंटरनल कंट्रोल के अंदर एक खुद बुराई है।
जिस वजह से कई बारी हमें तो लगता है मैनेजमेंट ने कोशिश ठीक करी, पर उन बुराइयों की वजह से वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। जरा सुनना, ये गोडाउन है और लेट सपोज वाइन का गोडाउन है, ठीक है, और इसमें सारी ये वाइन पड़ी हुई हैं, 69 रॉयल स्टैग, और कौन सी होगी, इंपीरियल ब्लू है, और क्या होगी है, हाँ सारी वाइन्स विस्की वगैरह, मैं सेग्रीगेट थोड़ा करूंगा, ये स्कॉच है ये वो है, आप समझ जाओ ना। 69 रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू, और कौन सी होती, स्वॉश रीगल, आगे है किंगफिशर, वेरी गुड, और लेबल ब्लैक चल दी है, रेड लेबल, ठीक है ना। अब जरा सुनो, अरे मेरे से ज्यादा नॉलेज आपको है, वेरी गुड बेटा। अब जरा सुनना, ये सारी बॉटल्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं, और इसके बाद ना हमने एक सिक्योरिटी गार्ड भी बिठा रखा है, यानी कस्टडी किसके पास है इस गोडाउन की, एक सिक्योरिटी गार्ड के पास। और सुनना जरा, एक अलग से बंदा रख रखा है, एक अलग से बंदा रख रखा है जिसका काम क्या है, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठता है, जिसका काम ये है, ये रखना, इस चीज के रिकॉर्ड रखना, इस चीज के रिकॉर्ड रखना, क्या चीज के रिकॉर्ड रखना, कितनी वाइन आ रही है और कितनी वाइन, ठीक है ना, पॉइंट समझ आ रहा है आपको। रिकॉर्ड इसके पास है और कस्टडी, ताकि गड़बड़ ना हो पाए। जो समझ गए आप बात, दो बंदे रख दिए ना, किस बात के बंदे रख दिए, किस रखवाली तू करेगा, हिसाब किताब ये रखेगा। किस लिए ये सब किस लिए करा बताओ, ताकि फ्रॉड ना हो। अगर रखवाली भी यही करता और हिसाब किताब भी यही रखता तो बताओ क्या दिक्कत होती। हिसाब भी इसके पास है, रखे भी इसके पास है, जितनी मर्जी खुद घर पे ले जाए पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हिसाब में ये लिखेगा उतनी, निकालने के बाद। समझ आ रहा है आपको, पॉइंट समझ आ रहा है आपको। इसलिए हमने क्या कोशिश करी थी, कस्टडी किसी को दे दी और हिसाब किताब कितनी पड़ी होनी चाहिए वो किसी और को दे दिया, ताकि एग्जैक्ट पता चले कि कितनी पड़ी होनी चाहिए, क्या उतनी पड़ी है या नहीं। अगर सारा काम हम इसको दे देते, रख भी तू, हिसाब भी तू रख और संभाल भी तू, तो बताओ बीच में 2-4 गायब हो जाती, हमें पता ना चलता। लेकिन अलग अलग बंदे रखने का पर्पस क्या था, अलग अलग बंदे रखने का पर्पस क्या था आपके हिसाब से, कि चोरी ना हो पाए। लेकिन बताओ बेटा, ये दोनों ने आपस में कॉल्यूजन कर ली, मिली भगत कर ली, समझ रहे आप, कॉल्यूड हो गए कि ऐसा करते हैं, मैं रिकॉर्ड में लिख दूंगा 99 बॉटल्स आई हैं और तू गोडाउन में 99 रख लियो, एक बॉटल चुपके से निकाल लियो, शाम को बैठेंगे महफिल जमाएंगे, जब मील बैठेंगे 3 यार, आप मैं और वो, क्या मतलब ये बॉटल, समझ रहे आप। बताओ बॉटल की चोरी होगी या नहीं। मैनेजमेंट ने तो कोशिश करी थी, क्या कोशिश करी थी कि चोरी हो पाए या ना हो पाए, लेकिन फिर भी चोरी हो पा रही है या नहीं, क्योंकि जिनको ध्यान रखने के लिए कहा था वही चोर निकले। यही देखो, इंटरनल कंट्रोल की एक बुराई है, बताऊं क्या, इंटरनल कंट्रोल की एक बुराई है। कई बार लोग क्या कर जाते हैं, कॉल्यूजन, जिसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल लगाने के बावजूद भी सही ढंग से वर्क नहीं कर पाते। क्राइम पेट्रोल देख देख के बड़े हुए हो, क्राइम पेट्रोल। अब मैं आपको बताता हूं, जरा सुनना, बहुत जरा सुनना। कई बार आप देखते हो रात को दरवाजा बंद करके सोए थे, थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया अपने आप और वो बंदा आया और मारकर चला गया, और दरवाजे के खिसकने के भी कोई निशान नहीं थे, यानी घर के अंदर ही कोई बंदा था जिसने चुप करके 1 बजे दरवाजा खोल के फिर वो सोने चला गया था। समझ आ गया आपको, घर का बेदी लंका ढाए, समझ रहे हैं आप मेरी बात। यही बात मैं आपको बता रहा हूं, कह रहे कंट्रोल आपने लगाए तो हैं, पर कई बार क्या होता है, कंट्रोल लगाने के बावजूद भी वो वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि एम्प्लॉयज मिल जाते हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के अंदर भी कुछ बुराइयां हैं। यही बात कहना चाह रहे थे हम। अब पढ़ो, दोबारा पढ़ो। कह रहे वन ऑफ द एजम्पशन है ऑडिट करने की, क्या एजम्पशन है, कि जो मैनेजमेंट है ना
वो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करा हुआ है, हाँ हम ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे क्या क्या चीजों के लिए, अकाउंट्स बनाएंगे एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग और सूटेबल इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन हाउएवर सच कंट्रोल मे नॉट हैव ऑपरेटेड, वो सही ढंग से काम ना कर पाए, इंटरनल कंट्रोल हो सकता है सही ढंग से काम ना कर पाए, और टू प्रोड्यूस द रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यू टू देयर खुद की बुराइयां। जैसे एग्जाम्पल करते हैं आपको और समझ आ जाएगा, ये एग्जाम्पल करते हैं आपको और समझ आ जाएगा, सुनना बेटा। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल दैट मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैज डिवाइस्ड, बेटा मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ने एक डिवाइस अ कंट्रोल, एक कंट्रोल लगाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल मतलब वो कोशिश है फ्रॉड एंड एरर को जो करने के लिए, रोकने के लिए जो करी जाती है। कंट्रोल का मतलब अगर शॉर्टकट में बोलूं, वो सारी कोशिशें जो फ्रॉड एंड एरर को रोकने के लिए करी जाती हैं, वो सारी कोशिशों को कहते हैं कंट्रोल। और यहां पर देखो मैनेजमेंट ने क्या कोशिश करी है कि ऑल द परचेज बिल, जितने भी परचेज बिल आएंगे, शुड रिफ्लेक्ट अ स्टैंप एंड सिग्नेचर ऑफ एन ऑथराइज्ड पर्सन इन गुड रिसीविंग सेक्शन। कह रहे जितने भी परचेज बिल आए उनकी पेमेंट कब करना, जितने भी परचेज बिल आए फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर उसकी पेमेंट कब करना, जब उस बिल पर क्या लगी हो, स्टैंप लगी हो, किसकी, स्टैंप प्लस सिग्नेचर हो किसके, गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट जो है ना, गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट जो है उसके। यानी बताओ गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट कब लगाएगा स्टैंप, जब उसके बाद गुड्स एक्चुअल में आएंगे। यानी हमारी कोशिश क्या है, जो गुड्स आए उन्हीं के ही पैसे जाएं, जो गुड्स आए उन्हीं के ही पैसे, समझ रहे हैं, मतलब कोई फालतू की पेमेंट ना चले आए। तो ये कंट्रोल थे अपने। गुड रिसीविंग क्या कह रहे हैं, that the management of a company has devised a control that all purchases bill should reflect a stamp and signature of an authorized person in good receiving section of the company stating the date and time of receiving the goods in the premises। ये premises कौन सी है, प्लेस वाली, समझ आ गया आपको। तो it is an example of internal control devised by the company to ensure that only those purchase bill are produced for payment for which goods have been actually received। now देखो हमने तो यही कहा था परचेजेस की पेमेंट सिर्फ कौन सी दिखाना, जिसकी बिल हमारे को गुड्स रिसीव हो गए हो, हमारी कोशिश ये है। लेकिन अब देखो हुआ क्या, नाउ व्हाट हैपन इफ कंसीडर्ड अकाउंटेंट एंड ऑथराइज्ड पर्सन इन गुड रिसीविंग सेक्शन कॉल्यूड, आपस में मिल जाए, तो बताओ ये इंटरनल कंट्रोल एकदम से क्या हो जाएगा, जीरो। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इट इज अ केस ऑफ ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिवाइस बाय द कंपनी ड्यू टू कोलिजन बिटवीन टू पर्सन एंड सच अ प्रोबेबल कोलिजन इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इटसेल्फ। क्या आपको पॉइंट समझ आने स्टार्ट हो रहे हैं। हमने पहली बुराई सीखी है आज ऑडिट की। ऑडिट के अंदर कुछ बुराइयां, और बुराइयां होने का पहला कारण है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ आठ दो, नेचर ऑफ, और नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने क्या सीखा, बताओ बेटा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व क्या, अच्छा इसके अंदर सेकंड पॉइंट अगर बनाए, मैनेजमेंट क्या करती है, एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कौन सी, मैनेजमेंट एक्नॉलेज करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन सी, पहला प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरी डिवाइसिंग व्हाट, इंटरनल कंट्रोल। लेकिन बताओ क्या होता है, कई बार इंटरनल कंट्रोल नॉट वर्क ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ आईसी। आईसी समझ रहे हो ना अब, इंटरनल कंट्रोल। एग्जाम्पल कॉल्यूजन, एग्जाम्पल क्या आ गया अपना, कॉल्यूजन अमंग पीपल्स। बोलो बेटा पॉइंट समझ आया या नहीं आया, फर्स्ट पॉइंट समझ आया। कह रहे इंटरनल कंट्रोल से तो ऑडिटर को तभी तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। मैनेजमेंट ने तो कहा देखो हमने इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है, ऑडिटर कह रहा है ठीक है यार इंटरनल कंट्रोल है तो चोरी हो नहीं रही होगी, लेकिन हो सकता है अंदर ही अंदर चोरियां हो रही हो। इसलिए तो ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, इन सब वजहों से ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। क्योंकि अकाउंट नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर 2 पॉइंट पढ़े, पहला
नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर 2 पॉइंट पढ़े। पहला, अकाउंट्स बनाने के लिए क्या लगती है? सब्जेक्टिव डिसीजन। दूसरा, मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगाए हुए हैं, मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगाए हुए हैं, लेकिन हो सकता है इंटरनल कंट्रोल वर्क ना कर रहे हो। क्या आपको पहली बुराई समझ आ गई? बोलो बेटा, यस और नो? बहुत बढ़िया। दूसरी बुराई, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ व्हाट? ऑडिट प्रोसीजर। आ जाओ जरा। देखो यार, ऑडिटर को बिना ऑडिट वाला काम करने के लिए कुछ लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है। जैसे देखो, ऑडिटर को भी ये साथ साथ लिखेंगे, कह रहे ऑडिट के प्रोसीजर्स में भी कुछ कमी है जिसकी वजह से ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ऑडिट के प्रोसीजर्स में भी कुछ कमी है जिसकी वजह से ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ऑडिटर के प्रोसीजर्स में भी कुछ कमी है जिसकी वजह से ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो उसके प्रोसीजर में क्या कमी है? कुछ है प्रैक्टिकल लिमिटेशन और कुछ है लीगल लिमिटेशन। कुछ है प्रैक्टिकल लिमिटेशन और कुछ है लीगल लिमिटेशन। ये साथ साथ लिखेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है ना? इनहेरेंट बुराई क्या है ऑडिट की? कि ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। अकाउंट्स बनाने वाले पॉइंट पढ़ लिया, अब ऑडिट की बुराइयां करते हैं। प्रैक्टिकल लिमिटेशन और दूसरा क्या आ गया? लीगल लिमिटेशन। सर प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा। आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट मिल गया। सुनना जरा, ये हम पूरा वैसे तो एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ऐसे 530, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पूरा चैप्टर का एक पूरा स्टैंडर्ड है, पर अभी के लिए जितना रेलेवेंट है उतना बता रहा हूँ आपको। मान लेते हैं आपको एक और रिलायंस का ऑडिट मिल गया, जियो का ऑडिट आप कर रहे हो। लेट सपोज आपके हिसाब से जियो के कितने यूजर्स होंगे? कितने होंगे आपके हिसाब से लगभग? हाँ जी, 40 करोड़। चलो हम मान लेते हैं जियो के कितने यूजर्स हैं? 40 करोड़। 40 करोड़ कनेक्शन है जियो के बिके हुए, ठीक है? पक्का? अच्छा, एक महीने में एक बिल तो जनरेट होता होगा, तो 12 महीने में 480 करोड़ बिल है। लो चेक कर लो, 480 करोड़ बिल मैंने आपको लाकर दे दिया एज एन ऑडिटर। 1 करोड़ रुपए दूंगा, चेक कर दो। 1 साल के अंदर करने 480 करोड़ बिल। बताओ बेटा, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अब आप क्या करोगे? सैंपलिंग करोगे। यही तो है प्रैक्टिकल लिमिटेशन भैया। ऑडिटर चाह कर भी सब कुछ नहीं कर सकता, उसकी कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। लाइक सैंपलिंग लगानी पड़ती है ऑडिटर को। ऑडिटर को क्या लगानी पड़ती है? सैंपलिंग। बोलना पड़ेगा, ऑडिटर को क्या लगानी पड़ती है? ये लिख लेना, सैंपलिंग लगानी पड़ती है। भाई जब आप 100% चेक नहीं कर रहे तो फिर आपके पास 100% कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? सीधी सी बात है, अगर आप 100% चेक नहीं कर रहे तो 100% कॉन्फिडेंस। अब आप 480 करोड़ में से क्या करोगे? 1 करोड़ भी नहीं चेक कर पाओगे। 480 तो बहुत दूर की बात है। आप क्या करोगे? 30, 40, 50, 70, 80 बिल निकाल के, तो वो एक प्रॉपर मेथड्स होते हैं सैंपल विड्रॉ करने के, वो मैं आपको बताऊंगा। आप 50, 70, 80, 100, 150, 200 बिल, क्योंकि सिर्फ बिल ही नहीं चेक करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही थोड़ा चेक करना, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है। 480 करोड़ बिल चेक करना कोई आसान बात है क्या? आप क्या करेंगे? इनमें से कुछ सिलेक्टेड चीजें निकाल कर चेक करेंगे। तो जब आप 100% चीज करके नहीं जा रहे, आप बताओ, आप अगर 100% कोर्स करके नहीं जा रहे तो क्या आपको पास होने का 100% कॉन्फिडेंस होगा या नहीं होगा? बोल बेटा, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। रीजनेबल कॉन्फिडेंस, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ। आपका हाई लेवल का कॉन्फिडेंस तो होगा पर 100% कॉन्फिडेंस नहीं होगा। यही बात है। तो प्रैक्टिकल लिमिटेशन समझ आ गई। ऑडिटर को क्या लगानी पड़ती है? सैंपलिंग। दूसरा लीगल लिमिटेशन। दूसरी बात क्या है? लीगल लिमिटेशन। देखो जी, मैनेजमेंट से ऑडिटर इंफॉर्मेशन मांग मांग के थक गया। मैं क्या हूं आपको बताते हैं।
इधर आओ, जल्दी आओ। नहीं आप ही आओ, आप आओ, जल्दी आओ, रिक्शा करवा दूं? इधर आओ, पेन रख के आओ कि मेरे को मार ही दो। एक मेरी बात सुन लो, सारी इंफॉर्मेशन निकालो। हाँ, सारी इंफॉर्मेशन अभी निकालो। ऐसी वाली चीजें मैनेजमेंट के साथ ऑडिटर नहीं कर सकता। बैठ जाओ। ऐसी वाली चीजें ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतनी पावर ही नहीं है। उसके पास इतनी पावर नहीं है। मैनेजमेंट ने जो बता दिया उसने उसको चेक करके दे दिया। जो मैनेजमेंट ने बताया ही नहीं, हेलो, जो मैनेजमेंट ने बताया ही नहीं, ऑडिटर उसको चेक भी नहीं कर पाएगा। जो मैनेजमेंट ने बताया ही नहीं, ऑडिटर उसको चेक भी नहीं कर पाएगा। तो कई बारी मैनेजमेंट फैब्रिकेटेड बिल देती है, सजा धजा के ऐसी चीजें दिखा देती है कि हम सब ठीक है, हो सकता है अंदर खाते कुछ बातें आपको बताई नहीं गई हो। एक बात बताओ, जब रिश्ता होता है लड़का लड़की का, तो बताओ बेटा, पेरेंट्स सारी कमियां बताते हैं अपने बच्चों की? ना जी ना, हमारा बच्चे जैसा तो कोई है ही नहीं। समझ गए आप बात? अरे हमारी बेटी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। सामने वाला अंदर कह रहे सही कह रहे हो भी नहीं सकता। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल सही जवाब। तुम बड़ा एक्सपीरियंस लगते हो। ये देखो, इधर आओ। कह रहे मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर। ऑडिटर इंफॉर्मेशन मांग मांग थक गया, पर मैनेजमेंट उसको इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रही। एंड देयर इज नो वे बाय विच द ऑडिटर कैन फोर्स द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। और ऑडिटर के पास कोई रास्ता भी नहीं कि वो उसको फोर्स कर पाए, भाई इंफॉर्मेशन बताना, मैं तेरे से कुछ पूछ रहा हूं, पेरेंट्स बताओ। पेरेंट्स वाली फीलिंग थोड़ा ले सकते हो ऑडिटर? दो लगाई, बता क्या हुआ था स्कूल में, बता क्या हुआ था, बता तूने वहां क्या करा था। आप डर के बता, तो मैनेजमेंट को थोड़ा डरा सकते हो। तो इन केस ही इज नॉट प्रोवाइडेड विद रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, और जब उसको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, जब उसको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं, जब उसको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं, तो ही कैन ओनली रिपोर्ट, नॉट गिव सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट नहीं दे पाएगा, वो रिपोर्ट बता पाएगा मेरे हिसाब से यार मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से ये है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हो पा रहा क्योंकि मैनेजमेंट ने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, मेरे लाख कहने के ऊपर भी। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल लिमिटेशन एज ऑडिटर ऑब्लिटी टू ऑब्टेन द सबूत। ऑडिटर सबूत ही इकट्ठे नहीं कर पाया क्योंकि मैनेजमेंट से मांग मांग के थक गया। लीगल लिमिटेशन क्या हो सकती है? मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन requested by the auditor। समझ आ रहा है आपको? मैनेजमेंट से हम फोर्स करके इंफॉर्मेशन नहीं मंगवा सकते, तो जिसकी वजह से विच कॉजेज अनएबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। जब उसके बाद ऑडिटर के पास सबूत ही नहीं होंगे तो वो 100% कॉन्फिडेंस कैसे हो जाएगा? विच अल्टीमेटली कॉजेज, which ultimately causes what? That auditor is unable to obtain what? Auditor is unable to obtain what? Audit evidences। ऑडिटर के पास सबूत ही नहीं होंगे तो वो अपना ओपिनियन कैसे देना पड़ेगा? अब सवाल उठता है व्हाट इज ऑडिट एविडेंसेस। आओ जरा ज्ञान की बात पे। सवाल उठता है व्हाट इज ऑडिट एविडेंसेस। आ जाओ बेटा ज्ञान की बात पर। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा? मैथ्स ऑनर्स वाले बच्चे बताएंगे बेटा। वेरी गुड। या लिखो ऑडिट एविडेंसेस। चले स्टार्ट करें। व्हाट इज ऑडिट एविडेंसेस? अच्छा, एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत। एविडेंस का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, मजा नहीं आ रहा। एविडेंस का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। ठीक है,
आपने बोला एविडेंस का मतलब होता है सबूत। देखो जी, ये पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो ये यहां से, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ऑडिट एविडेंसेस की डेफिनेशन लिखो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल के साथ जो प्रैक्टिकली चलता है, जो प्रैक्टिकली चलता है। फटाफट से ये लिखेंगे, देखते हैं सबसे पहले कौन, खिलाड़ियों में काफी उत्साह, कोशिश करते हैं एक बारी। चले बेटा, स्टार्टिंग की क्लासेस में बेटा कुछ वर्ड्स को सीखने के लिए हमें टाइम लगेगा, फिर एक बार ये वर्ड आ गए तो फिर आगे अपने आप ही आपका टाइम सेव हुआ करेगा, क्योंकि ये सारे शब्द ऐसे हैं जो बार बार आपको लैंग्वेज रीड करते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। सुनना जरा, पहले एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपने ये लिख लिया है बेटा, कोई बच्चा रह गया तो मैं वेट करूंगा, अगर लिख लिया तो मुझे बता दो। लिख लिया बेटा? बेटा वेट तो ना करूं, समझाऊं फिर एक एग्जाम्पल, जरा सुनना। लेट सपोज ये एक कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी की बैलेंस शीट है, नॉन करंट लायबिलिटी है, यहां पर लिखा हुआ है बैंक लोन, ठीक है। कंपनी की लायबिलिटी साइड पे, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे लिखा हुआ है बैंक लोन 50 लाख का। ऑडिटर को शक हो रहा है, ऑडिटर को क्या हो रहा है? शक। किस बात का? ऑडिटर को किस बात का शक हो रहा है? कि यार बैंक ने इतना लोन इनको नहीं दिया होगा। तो ऑडिटर ने डायरेक्ट बैंक से ही पूछ लिया, ऑडिटर ने डायरेक्ट बैंक से ही पूछ लिया। क्या पूछ लिया? क्या बैंक तुमने हमारे क्लाइंट कंपनी को 50 लाख का लोन दिया है? बैंक ने रिप्लाई करा, ना जी ना, हमने तो कितने का लोन दिया हुआ है? 30 लाख का। हमने तो कितने का लोन दिया हुआ है? 30 लाख का। पर कंपनी ने दिखा क्या रखा है? तो बताओ, ये बैंक के द्वारा जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन आई है, बैंक के द्वारा जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन आई है, क्या इसके बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि नहीं कि बैंक लोन का अमाउंट गलत है? बोलो बेटा, यस और नो? तो यानी ये जो इंफॉर्मेशन बैंक से हमें मिली है, ये ही ऑडिट एविडेंस है। ऑडिट एविडेंस मतलब जिस सूचना के आधार पर, जिस सूचना के आधार पर आप ये कह पा रहे हैं कि इसमें गड़बड़ है, यानी आप अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं, आप अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं कि ये चीज सही है या गलत। और कंक्लूजन जब फाइनलाइज हो जाए तो उसको कहां पर दिखा दोगे? रिपोर्ट में, इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन। आ जाओ। ऑडिट एविडेंस क्या है? वो इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करता है अपने कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कि ये चीज ठीक है या गलत है, और उस कंक्लूजन के ऊपर ही उसका ऑडिटर का ओपिनियन क्या होता है? बेस्ड। अब ये इंफॉर्मेशन हो सकता है अकाउंट से रिलेटेड हो, जब हम यहां जाएंगे तो मैं इसके एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ये जो सूचना ऑडिटर को मिली है वो हो सकता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड में से मिली हो, और हो सकता है ये कोई अदर इंफॉर्मेशन हो, ये कोई अदर इंफॉर्मेशन हो। अदर इंफॉर्मेशन का एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल बताता हूं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हमारे को रिकॉर्ड्स में से मिली है, कोई ऐसा चेक मिला जिससे हमें ये सब समझ आया। ये हम पढ़ेंगे वहां पर जाके, इसके एग्जांपल पढ़ेंगे, प्रॉपर वाले इसके एग्जांपल पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको समझ आ रहा है ऑडिट एविडेंस क्या है? मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो। ऑडिट एविडेंस क्या है? इज द इंफॉर्मेशन, इज द, जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। ऑडिट एविडेंस क्या है? इज द यूज्ड बाय द ऑडिटर in arriving at the conclusion and on which the auditor opinion is based, and it includes both information, it contains both, क्या information contained in the accounting records underlying the financial statement and
वाउचर्स भी हो सकते हैं ना बेटा, कह रहे जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल, ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल सकती है, किसी चेक क्या हो गया जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, समझ आ रहा है, या इसके एग्जांपल वाउचर भी हो गए, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन अभी आपके लिए बहुत है। वापिस आ जाए हम बुराइयों पे, ठीक है ना। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर की कुछ बुराइयां चल रही थी। ऑडिट प्रोसीजर में पहली बुराई क्या थी, ऑडिटर के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशन होती हैं, जैसे वो सैंपलिंग लगाना पड़ता है जिसकी वजह से उसको 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। दूसरा, उसके ऊपर कुछ लीगल लिमिटेशन है। लीगल लिमिटेशन क्या होगी, मैनेजमेंट ने उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो जब मैनेजमेंट ने उसे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो उसने पूरी चीजें चेक नहीं करी, तो उसके बाद सबूत ही नहीं है पूरे, तो जब उसके बाद पूरे सबूत ही नहीं है तो उसको 100% कॉन्फिडेंस कहां से आ सकता है। 100% कॉन्फिडेंस लाने के लिए 100% कॉन्फिडेंस लाने के लिए 100% सबूत होने चाहिए, पक्के वाले सबूत होने चाहिए, और ऑडिटर के बाद तो पक्के वाले सबूत आ ही नहीं पाते। समझ आ रहा है या आटामाजी सटकली आ रहा है ना। और जरा सुनना, अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, कभी आपने क्राइम पेट्रोल देखा हो, एक बंदे ने किसी का खून कर दिया, खून के दाग गिरे हुए हैं बेटा घर के अंदर ही, और आपको याद होगा उसकी बॉडी कट 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 करके ब्लैक कलर की थैली में वो जंगल में फेंक आया। फेंकने के बाद बताओ बेटा, वो कैरोसिन ऑयल उठा के लाता है, क्या करता है, उसकी जला देता है उसको, क्या कर रहा है, वो सारे सबूत मिटाना चाह रहा है या नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है, वो सारे सबूत मिटाना चाह रहा है या नहीं। यही तो दिक्कत है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो कारण होते हैं, ढोलू बोलू, फ्रॉड और एरर। और कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं जो ऑडिटर के सामने आ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने उसको सोफिस्टिकेटेडली ऐसा मिटाया है, ना कल कोई था ना आज कोई है, इस तरीके से हटाया है। समझ आ रहा है आपको, ऑडिटर की नजर के सामने आ ही नहीं पाए। समझ आ रहा है आपको, ऑडिटर ये कह ही नहीं पाया नजर के सामने। समझ आ रहा है आपको, ये देखो कह रहे द मैनेजमेंट मे कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपलस पीपल and may be itself involved in the fraud and it may engage in concealing the fraud। मैनेजमेंट हो सकता है खुद ही फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, और वो फ्रॉड को ऐसा छुपाएगी, जिसके लिए ऐसी डिजाइनिंग करेगी, ऐसा प्लानिंग करेगी जो क्या होगी, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम के थ्रू, विच मे बी हार्ड टू डिटेक्ट बाय द ऑडिटर, और जिसकी वजह से ऑडिटर की नजर के सामने, जिगर के पास वो फ्रॉड आ ही नहीं पाएगा। समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, यस और नो, है ना। मैनेजमेंट में प्रोड्यूस फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट बनाकर दे देगी, ठीक है ना, बिफोर द ऑडिटर टू लीड हिम टू बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस वैलिड, और ऑडिटर को लगेगा सब कुछ ठीक है। समझ आ रहा है। हाउएवर इन रियलिटी सच डॉक्यूमेंट मे बी फेक और नॉन जेन्युइन। कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी इसके अंदर अगला पॉइंट क्या आ गया, मैनेजमेंट may involve in fraud and such frauds are concealed through sophisticated and carefully organized scheme तो बताओ बेटा, मैं ऑडिटर की नजर के सामने आ ही नहीं पाई ये सब चीजें, यस और नो, बोलो बेटा यस और नो। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया पॉइंट आ रहा है। एक बात और करूं, बहुत बढ़िया बात है, आपको समझ आ जाएगी, मजा आ जाएगा अगर आपने समझ लिया। आप देखो, आपको एक एक वर्ड स्प्राइट की तरह क्लियर होगा। सुनना जो मैं बात बता रहा हूं, कभी आपने देखा है पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है
और कहा जाता है कि देखना जरा राइटिंग मैच हो रही है या नहीं हो रही। समझ आ रहा है आपको? होता है या नहीं होता? क्या ऑडिटर के अंदर ये वाला टैलेंट होता है कि वो मतलब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नकली है, राइटिंग सेम बंदे की है या नहीं है? क्या ऑडिटर के भाई ये एबिलिटी होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। समझ आ रहा है? तो अगर ऑडिटर के सामने फेक डॉक्यूमेंट भी रख दिए उसको ये ऑथेंटिक भी लग सकते हैं, क्योंकि ऑडिटर इस चीज के अंदर एक्सपर्ट नहीं होता। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑडिटर के पास ये काबिलियत ही नहीं होती, ऑडिटर के पास ये काबिलियत ही नहीं होती। कौन सी काबिलियत नहीं होती? कि वो बता पाए कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फेक है। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? कह रहे ऑडिटर के पास ये वाली काबिलियत ही नहीं है कि वो ये बता पाए। तो कई बारी यानी ऑडिटर इस चीज इस फील्ड में एक्सपर्ट ही नहीं है। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे स्कोप, स्कोप के अंदर ये पूरा पॉइंट आएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। स्कोप के अंदर ये पूरा पॉइंट आएगा, क्या आएगा कि ऑडिटर जो है इस चीज के अंदर एक्सपर्ट ही नहीं है। एन ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड बाय हिम बिकॉज ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। समझ आ रहा है आपको? तो यार ऑडिटर के सामने नकली कागज रख दिया तब भी बताओ क्या होगा? ऑडिटर उस पर विश्वास कर लेगा। तो यही बात तो बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है, ऑडिटर एक्सपर्ट तो है नहीं, देयरफॉर ही मे लीड टू एक्सेप्ट इनवैलिड ऑडिट एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ अनऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। तो वो अनऑथेंटिक डॉक्यूमेंट को सही मानकर उसके बेसिस पे विश्वास करके अपना कंक्लूजन और अल्टीमेटली अपना ओपिनियन देकर निकल जाएगा, जबकि बाद में पता चलेगा वो डॉक्यूमेंट ही नकली थे। समझ आ रहा है आपको? अगली बुराई क्या होगी? ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सुन पा रहे हैं आप सब? ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं है किन चीजों को लेकर? कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है। तो हो सकता है देयरफॉर ही मे एक्सेप्ट इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स एज एन ऑडिट एविडेंस। देयरफॉर he may accept invalid documents as audit evidence। बोलो जी बोलो, समझ आया या नहीं आया? दसना बोलो जी बोलो। ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, देखो हम ऑडिटर पकड़ भी नहीं पाएगा ये सब चीजें। ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी जो ऑडिटर को पता ही नहीं है कि ये क्लाइंट की रिलेटेड पार्टी है। सर एग्जाम्पल देना, 100% देंगे और आपको समझ भी आएगा। लेट सपोज ये है ए का एक रिलेटिव है बी, या ए का एक रिलेटिव है। ए ने इसको 5 लाख रुपए दिए और कह रहे तू मुझे ना एक बैंक के थ्रू चेक दे दे 5 लाख का। मुझे इसने इसको कैश दिया, इसने इसको 5 लाख का क्या दिया? कैश। और कह रहे इस 5 लाख के कैश के बदले में मुझे एक चेक दे दे। कितने का? 5 लाख का। और मतलब हमने अपने कैश देकर उससे क्या ले लिया? चेक। और हमने अपनी बुक्स में एंट्री पास कर दी बैंक टू सेल्स। अब बताओ बेटा ऑडिटर क्या कर पाएगा? और ये रिलेटेड पार्टी है, ये तो हमें पता, ऑडिटर को पता भी नहीं है, क्योंकि सारी रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट बताए ये जरूरी भी नहीं है। तो बताओ बेटा फ्रॉड हो गया या नहीं? क्या एक्चुअल में ये सेल थी? बोलना पड़ेगा, क्या एक्चुअल में ये सेल थी? नहीं थी, लेकिन ऑडिटर को तो क्या लगी होगी? सेल, क्योंकि ऑडिटर को लगा ये कोई आउटसाइडर है, जबकि अंदर खाते ये क्या था? रिलेटिव ऑफ द क्लाइंट। ये देखो पढ़कर देखो, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट एंटिटी मे हैव एंटर्ड इनटू सम ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी एंड सच ट्रांजैक्शन मे बी ओनली पेपर ट्रांजैक्शन एंड मे नॉट हैव एक्चुअली अकर्ड। द ऑडिटर मे नॉट बी अवेयर ऑफ सच रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ऑडिट प्रोसीजर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट प्रोबेबल रॉन्ग डूइंग इन सच ट्रांजैक्शन। समझ आया आपको या नहीं आया? यस और नो? अच्छा जी, तीसरी बुराई,
दो बुराइयां क्या है, पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बोलना पड़ेगा, दो बुराइयों में पहली बुराई क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरी बुराई क्या है, पहली दोबारा, दूसरी, थर्ड लिखना नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट इन नेचर ऑफ व्हाट, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। आपने देखा होगा इनकम टैक्स, अच्छा आपने मूवी वगैरह देखी होगी, रेड मूवी देखी होगी या कोई भी स्पेशल 26 देखी होगी, देखी है किसी ने? तो वो क्या करते हैं, इनकम टैक्स वाले आते हैं, पूरे घर में जो सोफे होते हैं, जो बेड के मैट्रेसेस वगैरह होते हैं, फाड़ कर देखते हैं कि इसके अंदर कहीं नोट तो नहीं छुपा रखे। ये सब पावर क्या ऑडिटर के पास होती है? यही तो है, ऑडिट करने गए हैं, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा करने गए, तो ऑडिटर के पास उतनी पावर होती ही नहीं है कि वो सब कुछ सामने वाले से जैसे कैसे मर्जी करके निकलवा ले। तो जब वो सारी बातें निकलवा ही नहीं पाता, तो वो 100% कॉन्फिडेंस कहां से आ पाएगा उसके अंदर? तो यही है, ऑडिटर के पास क्या नहीं होती, पावर टू सर्च वाली पावर वगैरह नहीं होती, जितनी एक पावर कह रहे हैं ऑडिट इज नॉट एन, ये मैं किसी और टॉपिक से बढ़ा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा और दिमाग में, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन और इनटू अलेज्ड रॉन्ग डूइंग, ही डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लीगल पावर ऑफ सर्च रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। देखा होगा आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में सामने बिठाकर मैटर रिकॉर्ड करे जाते हैं, कैमरा ऑन करा दिया जाता है, समझ गए आप बात, टेबल में पुलिस वाले बैठे हैं और सामने वो बैठा होता है जो कन्विक्ट वगैरह होता है, उसको पकड़ के कह रहे होते हैं बता अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा। ये सब पावर ऑडिटर के पास है ही नहीं ना, जिसकी वजह से ये सब पावर ऑडिटर के पास है ही नहीं ना, तो जिसकी वजह से बताओ बेटा क्या ऑडिटर वो सारी बातें निकलवा पाता होगा या नहीं निकलवा पाता होगा? ना उसके बाद सर्च करवाने की, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मान लेते हैं हम चेयर फाड़ के देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ पैसा तो नहीं है, सोफे फाड़ रहे हैं, समझ रहे, कंप्यूटर उठा के दे रहे हैं, ये सब पावर नहीं है, सर्च करने की पावर नहीं है, रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑन ओथ नहीं करने की पावर, जो इन्वेस्टिगेशन। तो इसलिए ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग है, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग है। समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। तो यही बात करी गई है, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग है, वहां टॉपिक आएगा, हम अलग से पढ़ेंगे इसको। तो देयरफॉर यहां पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, ऑडिट जो है ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो देयरफॉर ऑडिटर के पास पावर भी क्या होती है, लीगल पावर क्या होती है, कम होती है, ना वो सर्च कर सकता है, ना वो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस कर सकता है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, तो इसलिए उसको 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑन ओथ नहीं कर सकता। समझ आ रहा है आपको? तीन बुराइयां मेरे ख्याल से समझ आ गई हैं। तीन बुराइयां समझ आ गई है। पहला नेचर ऑफ, सारे बच्चे बोलो बेटा, घर जाके बोलना है या यही बोल रहे हैं? यही बोल लो, बेटर रहेगा। घर जाके आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, इंस्टा भी वेट कर रहा होता आपकी कि आओ और रील देखो, है समझ रहे हो आप बात, व्हाट्सएप भी वेट कर रहा होता, देख तो लो क्या क्या आए हुए मैसेजेस, समझ आ रहा है आपको? तो घर जाके वो सारे काम भी होते हैं बेटा, यही कर लेते हैं ना, बेटर तो यही है। तो बताओ बेटा, 3 पॉइंट अभी तक के, पहला बताओ क्या, टोटल 5 बुराइयां हैं, 3 बड़ी बड़ी हमने खत्म कर दी है। पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और तीसरा नॉट एन, समझ रहे आप? फोर्थ लिखो timelines of financial reporting, and decrease in relevance of information over the time, and decrease in relevance of information over the time। मैं आपसे पूछना चाहूंगा
एक चीज पर आप बार बार खर्चा करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? आप कहोगे अभी तो करा था खर्चा। जैसे आपके पेरेंट्स कई बार आपको कहते होंगे अभी दिलाए तो थे तेरे को नए कपड़े, वही पहन ले। आप कहते हो नहीं वो तो देखे हुए हैं सबने, और जबकि पिताजी वही पहन के जा रहे होते हैं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको जिंदगी की समझ आ गई है कि ये दिखावा। मयंक का तभी तो ये फेवरेट गाना है, ये दुनिया पित्तल दी। और मयंक अभी अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। चलो जरा सुनना, यहां जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो जरा सुनने वाली है। एक्चुअल में क्या होता है आपको पता ही है, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा ही हुआ है, कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है कि जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो 5 इयर्स के लिए अपॉइंट होता है। ऑडिटर ने पहले साल दूसरे साल का ऑडिट करा, तीसरे साल का जब ऑडिट स्टार्ट करने लगा ना, कह रहे जब मैंने फर्स्ट ईयर में जब इंफॉर्मेशन निकलवाई थी ना तो उस पर मैंने खर्चा कर लिया था। अब वो ऑडिटर ना अभी भी यही इंफॉर्मेशन को चला रहा है। हो सकता है यार ये इंफॉर्मेशन जो अभी तक चल रही है वो तो अपडेट होगी, चेंज होगी, लेकिन आप अभी भी किस पर चल रहे हो? पुरानी इंफॉर्मेशन में, क्योंकि ऑडिटर खर्चा करना नहीं चाहता। तो ऑडिटर तुझे बैलेंस स्ट्रक करना पड़ेगा बिटवीन द क्या? इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट। खर्चे के चक्कर में कहीं तू इंफॉर्मेशन ही ऑब्टेन ना करे। आपको पता चल रहा है भाई ये बात पता लगाने के 10,000 रुपए लग रहे हैं, आप कह रहे रहने दे मत लगा यार, 10,000 मत लगे, कोई नहीं छोड़ देना, हमने तो वैसे भी ओपिनियन देना है। समझ आ रहा है आपको? जहां ऑडिटर के खर्चे की बात आ जाती है ना, जहां ऑडिटर के, तो वो अपने खर्चे को बचाने के चक्कर में कई चीजें कहता है चल छोड़, पुराने से ही काम चला ले। और वो हो सकता है पुरानी इंफॉर्मेशन अब किसी काम की ना हो, पुरानी इंफॉर्मेशन हो सकता है आप किसी, ये देखो, the relevance of information decreases over the time and auditor cannot verify each and every matter. Therefore, a balance has to struck between the reliability of information and cost of obtaining it. Consider, for example, an auditor who is conducting the audit of company since last 2 years. During these 2 years, he has sought detailed information from the management of the company regarding various matters. During his 3rd year stint, he chooses to rely upon some information obtained as a part of audit procedure of 2nd year. However, it could be possible that something new has happened and that information is not relevant. So, the information being relied upon by the auditor is not timely and may have lost its reliability. समझ आ रहा है आपको? यानी ऑडिटर पुरानी इंफॉर्मेशन पर ही विश्वास करते रह जाता है पैसा बचाने के लिए, और वो हो सकता है वो क्या हो, खराब हो चुकी हो। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर को क्या करना चाहिए बताओ? अ बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक्ड। अ बैलेंस, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो जो नोट्स में मैं लैंग्वेज लिखवा रहा हूं वो सारे वर्ड्स आप यूज करके आएंगे। आप अपनी ओन लैंग्वेज ज़्यादा नहीं यूज करेंगे इसके अंदर। जो मैं आपको कीवर्ड्स वगैरह लिखवा रहा हूं इसको आप फिट करेंगे अपने आंसर्स में, आपके मार्क्स का लेवल बढ़ जाएगा। आप देखते हो ना यार, मेरे 50 आए हैं, एक के 70 आए हैं, ये डिफरेंस किसका है? कीवर्ड्स, विदाउट कीवर्ड्स वाले का और विद कीवर्ड्स वाले का। 50 उसके कैसे आ गए? उसने सारे करेक्ट इनकरेक्ट सही कर लिए, कॉन्सेप्चुअल करेक्ट, ठीक है ना, MCQ ठीक कर लिए, लेकिन जब लिखने की बारी आई तो वो अपनी लैंग्वेज पूरी फ्रेम कर रहा था तो वो रह गया। तो अगर आपको 20 मार्क्स प्लस करने हैं अपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 20 मार्क्स प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये सब काम करने पड़ेंगे आपको। ये जो कीवर्ड्स मैं तभी तो आपके माइंड में फिट कर रहा हूँ हर वर्ड का मीनिंग, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर आप लिख कर आएंगे वो सब चीजें, और आपकी खुद ही लैंग्वेज ऐसी बनती जाएगी। अभी थोड़े टाइम बाद देखना, 8-10 क्लासेस बाद आप खुद ही इस लैंग्वेज में अपने आप आंसर लिखते जाएंगे। आप लिखने बैठेंगे वो अपने आप माइंड में आता रहेगा, चलता रहेगा हाथ। अ बैलेंस हैज टू स्ट्रक, ऑडिटर को बैलेंस स्ट्रक करना है किस किस के बीच में? बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, between reliability of information and between reliability of information and cost of obtaining it. ये एग्जाम्पल बना लेना, आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट ईयर ऑडिट और 3rd ईयर में पुरानी वाली इंफॉर्मेशन ऑडिटर यूज कर रहा है, ठीक है ना, ऑडिटर यूज कर रहा है।
और हो सकता है वो इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो चुकी हो, वो इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो चुकी हो समझ गए आप बात? तो ऑडिटर तुझे बैलेंस लेकर आना है कि खर्चा भी करना है, ऐसा नहीं है कि खर्चा बचाने के चक्कर में नए इंफॉर्मेशन ही ऑब्टेन ना कर। यहां तक का पॉइंट समझ आया बेटा? इसकी लास्ट बुराई हम मंडे को करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? उस पर टाइम लगाना है, उस पर करेक्ट इनकरेक्ट 100% आता है कि ऑडिटर क्या गारंटी दे देता है क्या रिपोर्ट के थ्रू, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, करेक्ट इनकरेक्ट MCQ वगैरह, ठीक है? ओके है।